राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक करेंगे। आज एक तरह से सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें जेसीसीजे, बीजेपी, कांग्रेस सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे और वर्चुअली सभी एक दूसरे से बातचीत करेंगे। 1 बजे से सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी और इस बैठक का एजेंडा यही रहेगा, मकसद यही रहेगा कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अब क्या नई रणनीति अपनाने की जरूरत है और कोरोना से जो देश इस वक्त जंग लड़ रहा है उसमें क्या नए परिवर्तन की जरूरत है, क्या गाइडलाइंस की जरूरत है। चलिए अब बात करें कोरोना की, तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 14,250 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 2,529 मरीज स्वस्थ भी हुए। अगर बात की जाए मौत के आंकड़ों की, तो ये आंकड़ा अब 120 पहुंच चुका है। रायपुर में 3,960 तो दुर्ग में 1,647 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इधर बालोद में 326 तो बेमेतरा में 391 नए मरीज सामने आए। बिलासपुर में 923, कवर्धा में 265, धमतरी में 382 तो रायगढ़ में 444 नए मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और ये आंकड़े यही बताते हैं कि प्रदेश में हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं संक्रमितों के, जो इशारा कर रहा है खतरे की घंटी की तरफ। राजधानी रायपुर हो, दुर्ग हो, बिलासपुर हो, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस इस वक्त समझा जा सकता है प्रदेश में बढ़कर अब 1,18,000 के पार हो गए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के लिए 9 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सभी प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए यह राशि आवंटित की है। सीएम ने स्वास्थ्य केंद्र और कोविड अस्पताल के लिए राशि जारी की है। आइसोलेशन सेंटर्स में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए राशि दी है। राजधानी रायपुर को 90 लाख रुपए, तो बलौदा बाजार को 25 लाख रुपए, गरियाबंद को 55 लाख रुपए, महासमुंद को 35 लाख रुपए, अलग अलग जिलों को एक तरह से पैकेज दिया है सीएम भूपेश बघेल ने। और मकसद यही है कि प्रदेश में जो आर्थिक तौर पर भी अगर संकट आ रही है कोरोना से लड़ने में, चाहे वो अस्पतालों में संसाधनों की कमी हो, स्टाफ को मिलने वाली सैलरी की कमी हो, हर मोर्चे पर सरकार युद्ध स्तर पर लड़े और कोरोना से जंग जीते। वहीं कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रशासन सख्त है। ऐसे में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन पर अब 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। शिव शक्ति फ्रूट एजेंसी की दुकान खुली मिली, जिसके बाद कार्रवाई की गई। इधर लालपुर बाजार में फल बेचने की ये दुकान बताई जा रही है, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की। नगर निगम ने दुकान को सील किया और 10,000 का जुर्माना भी लगाया। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी हर दिन बढ़ रहा है। शवों के अंतिम संस्कार में उनके परिजन को काफी दिक्कतें आ रही है। परिजन तक शव पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब शवों को सामाजिक संस्थाओं को सौंपा जा रहा है। संस्था रोजाना अंतिम संस्कार का काम कर रही है। हमारी सेहत संस्था जो है इको फ्रेंडली दाह संस्कार का कार्य कर रही है और सेवा जो है कि कोविड बॉडी में लगी हुई है। ये तो 4 महीने से हम लोग कर रहे हैं। ये कोविड बॉडी अभी तादाद में बढ़ गई है। वैसे तो साल भर से काम कर रहे थे, लेकिन 4 महीने पूर्व भी जब कोविड बढ़ा था तो मारवाड़ी शमशान घाट से ये चालू किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। बीते 8 दिनों के आंकड़े डरावने हैं। मौतों के आंकड़े और शमशान की तस्वीरें भी डराती हैं और ये बताने के लिए काफी है कि अभी देर नहीं हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के शमशान घाटों की, जहां अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं। पूरे देश में कोरोना अपने हाथ फैला रहा है। कई राज्यों में लॉकडाउन लगाने की स्थिति तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी स्थिति काबू में नहीं है। हालांकि सरकार के प्रयास जारी हैं
महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ संक्रमण के मामलों में दूसरे स्थान पर है। बीते 8 दिनों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 2 तस्वीरें रायपुर और दुर्ग की, जहां शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं बची। लोग अपनों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों कतारों में खड़े हैं कि कब हमारा नंबर आए और हम अपने अपनों का अंतिम संस्कार कर सकें। सबसे ज्यादा मौतें 10 अप्रैल को 123 और 12 अप्रैल को 132 लोगों ने इस दुनिया से विदा ली। तो वहीं रायपुर में अंतिम संस्कार का बेड़ा सामाजिक संस्थाओं को दिया गया। हमारी सेहत संस्था जो है इको फ्रेंडली दाह संस्कार का कार्य कर रही है और सेवा जो है कि कोविड बॉडी में लगी हुई है। ये तो 4 महीने से हम लोग कर रहे हैं। ये कोविड बॉडी अभी तादाद में बढ़ गई है। वैसे तो साल भर से काम कर रहे थे, लेकिन 4 महीने पूर्व भी जब कोविड बढ़ा था तो मारवाड़ी शमशान घाट से ये चालू किया है। महामारी में अपनों को खोने का दर्द एक किस्से की तरह जीवन भर याद रहता है। शमशान से आने वाली तस्वीरें और आंकड़े डरावने हैं, लेकिन सचेत करती हैं कि थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। दुर्ग से अनुभूति के साथ रायपुर से अभिषेक शुक्ल की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दूसरे दिन जूनियर डॉक्टर्स ने एक वीडियो जारी कर हड़ताल की वजह और सरकारी तैयारियों की हकीकत बयां की। जूनियर डॉक्टर्स ने स्पष्ट किया है कि पिछले 1 साल से वे सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं, लेकिन उन मांगों पर कोई निराकरण नहीं हो पा रहा। वहीं जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जोखिम के बाद भी अस्पतालों में हमें कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। सरकार चाहती तो एक नया कोविड अस्पताल बनाकर अलग से स्टाफ की नियुक्ति कर सकती थी। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ ना तो पीपीई किट उपलब्ध है और ना ही कोई ग्लव्स उपलब्ध है। एक वर्ष से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोविड जो का दौर चल रहा है और हमारे शासन प्रशासन के पास इतना भरपूर पर्याप्त समय था कि वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। एक नया कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनवा सकते थे और उनके लिए एक अलग स्टाफ की नियुक्ति कर सकते थे। इस 1 वर्ष होने के पश्चात भी हम लोग देख रहे हैं कि आज भी ना कोई नया कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और ना ही कोई स्टाफ और डॉक्टर की अलग से उसके लिए नियुक्ति हुई है। इधर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के इस मामले में हस्तक्षेप करने और समाधान निकालने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जूनियर डॉक्टरों से चर्चा की। अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों से चर्चा की और जाहिर है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाया है प्रतिनिधि मंडल। एक तरह से ये प्रतिनिधि मंडल काम करेगा मीडिएटर के तौर पर समाधान निकालने की। कोविड वार्ड पर जो डॉक्टर मांग कर रहे हैं सुविधाओं के विस्तार की और जो उनकी मांग है उनका समाधान निकालना, उनकी मांगों को पूरी करना मध्यस्थकर्ता के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने पहल की। देश भर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते एक बार फिर प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे हैं। राजनांदगांव जिले से रोजी रोटी की तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश गए मजदूर अब वापस लौट रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन का खतरा बना हुआ है और काम भी ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए अभी से लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ, जो ट्रेन से रेलवे स्टेशन में जो उतर रहे हैं अभी वहाँ पे, तो उन सभी का जो है यहाँ पे बाकायदा पंजीयन होगा। कहाँ से आ रहे हैं, क्या है उनका नाम, क्या है उम्र, क्या है, कहाँ जाना है। यहाँ पे जैसे नगर में प्रवेश कर रहे हैं वो किस क्षेत्र में जाएंगे। तो जो यात्री आ रहे हैं उन यात्रियों के पास 72 घंटे पहले का RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए। यदि उनके पास 72 घंटे पहले का RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, 72 घंटे के बीच का नहीं है, तो उनका हम यहाँ पे खुद टेस्ट करेंगे। देश में चारों तरफ कोरोना और लॉकडाउन के बाद डर के बादल प्रवासी मजदूरों के सिर पर मंडराने लगे हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ पहुंचने लगी है, तो दूसरी तरफ कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। शमशान घाट में कैसी है व्यवस्था, देखिए रिपोर्ट।
फिर लौटने लगे प्रवासी मजदूर, सामने आने लगी पलायन की डरावनी तस्वीर, लंबे रास्तों को पैदल नापने को मजबूर, शमशान में भी डरावना मंजर। कोरोना बेकाबू हो चुका है, कहीं शमशान में अंतिम संस्कार की तस्वीरें तो कहीं लॉकडाउन की तस्वीरें पिछले साल की याद दिलाने लगी हैं। कई प्रदेशों में हालात को देखते हुए लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। पलायन की ऐसी तस्वीरें बीते साल की याद दिलाती हैं। बीते साल यानी लॉकडाउन की। लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों ने जब कई 100 किलोमीटर का सफर तय किया था और अपने घर पहुंचे थे, देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे मजदूर अपने घर लौटने लगे थे, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद ना तो काम था और ना खाने पीने का कोई ठिकाना। ऐसे में प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर निकल पड़े। लोकसभा में जब श्रम मंत्री संतोष सिंह गंगवार से पलायन पर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा था कि देश भर में करीब 1 करोड़ 14 लाख प्रवासी मजदूर वापस लौटे, जिनमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 32 लाख 49 हजार मजदूर थे, तो दूसरे नंबर पर बिहार था, जहां के 15 लाख मजदूर वापस लौटे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पलायन की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के बड़वानी से है, जहां लॉकडाउन के बाद मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तस्वीर राजनांदगांव से है, जहां काम बंद होने के बाद मजदूर अपने अपने घर लौट रहे हैं। तीसरी तस्वीर इंदौर से है, जहां काम बंद होने के बाद रोटी की तलाश में लोग अपने घर की ओर बढ़ चले हैं। मंजर पिछले साल जैसा ही है, सब कारखाने बंद हैं, मजदूरों के पास काम नहीं है और डर है कि कहीं लॉकडाउन बढ़ गया तो जो जमा किया है वो भी खर्च हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते मौतों का आंकड़ा भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच शमशान घाट से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों की कतारें लगी हुई हैं। बंसल न्यूज संवाददाता वासु चौरे ने शमशान घाट से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजधानी भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर, जहां के इस इलाके को चिन्हित किया गया है कोविड-19 से जो लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी बॉडीज को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। आप यहां पर देखेंगे कि जो परिजन है वो पीपीई किट में अपने जो परिजन है जिनका दुखद देहांत हुआ है कोविड-19 के चलते, उनकी यहाँ पे अंतिम संस्कार कर रहे हैं और 9 चिताएं यहाँ पर जल रही हैं। इसके अलावा इस बाउंड्री वॉल के पीछे भी एक नया एरिया डेवलप किया गया है, जहाँ पर कोविड-19 के जो शव आ रहे हैं उनको यहाँ पे जलाया जा रहा है। ये जो शमशान घाट का सन्नाटा है, ये कहीं ना कहीं चीख चीख कर कह रहा है कि संभल जाइए, सुरक्षा में ही बचाव है, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करिए, मास्क पहनिए, लापरवाही ना करिए। देश आज फिर से कोरोना की चपेट में है। पलायन की तस्वीरों के बीच कुछ तस्वीरें शमशान से भी सामने आ रही हैं, जहां अंतिम संस्कार के लिए भी अब जगह नहीं है। ऐसी महामारी के दौर में सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क जरूर पहनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। वहीं खबर दुर्ग से, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आएगा। आपको बता दें, रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर अब सीधे जेल की सजा होगी। रेमडेसिविर कालाबाजारी पर रोक लगाने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। मेडिकल दुकानों में इंजेक्शन सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। इधर दवा एजेंसी जिला प्रशासन की निगरानी में इंजेक्शन देंगी। कोविड अस्पतालों में आवश्यकता के हिसाब से ही इंजेक्शन दिए जाएंगे। दुर्ग कलेक्टर ने आदेश जारी किए। इधर पखांजूर से खबर, जहां बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कलेक्टर ने अब नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक पखांजूर में अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यानी 12 घंटों के लिए दुकानें खुली रहेंगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने फैसला लिया है, शाम 6 बजे बाद दुकानें नहीं खुलेंगी। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी की है, नया फैसला सुना है।
इधर रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर सुभाष पांडे की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना संक्रमित होने के बाद डॉक्टर सुभाष पांडे को रायपुर एम्स में एडमिट किया गया था। एम्स में उपचार के दौरान डॉक्टर सुभाष पांडे ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर सुभाष स्वास्थ्य विभाग के राज्य पीआरओ और संभागीय संचालक की जिम्मेदारी निभा रहे थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वे 2 दिन पहले ही एम्स में भर्ती हुए थे। इतने बड़े अधिकारी की कोरोना से मौत के बाद स्वास्थ्य के ताज़ा हालात पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से लचर हैं, इसकी बानगी डॉक्टर की मौत के बाद सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष पांडे का दुखद देहावसान हो गया। वे बेहद ही मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति थे और हमेशा सभी की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। पिछले 1 वर्ष में उन्होंने सबसे फ्रंट में रहते हुए कोरोना के महामारी को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुशल तरीके से कार्य किया था। उनकी कमी हमेशा सभी को खलती रहेगी। मैं आईएमए रायपुर की ओर से उन्हें अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में परम शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख के पलों में संबल प्रदान करे। इधर राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों की नई पदस्थापना रायपुर में हुई है। हरिकृष्ण शर्मा को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी लोक स्वास्थ्य विभाग में ये नई जिम्मेदारी दी गई है, तो रविराज ठाकुर को लोक स्वास्थ्य विभाग में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बनाया गया है। दूसरी तरफ पूनम सोनी को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी लोक स्वास्थ्य विभाग में बनाया गया है। इधर जागेश्वर कौशल को डिप्टी कलेक्टर दुर्ग के तौर पर एक नई जिम्मेदारी मिली। 5 दशकों से देश नक्सल समस्या से जूझ रहा है। खत्म होने की बजाय ये समस्या नासूर बन गई है। नक्सली बड़ा हमला कर जवानों को शहीद कर देते हैं। सवाल यही है कि आखिर चूक कहां होती है। बड़ी बड़ी वारदात को नक्सली कैसे अंजाम दे देते हैं। देखिए बंसल न्यूज की पड़ताल। नक्सल का भी निकलेगा हल, जवानों की शहादत भी होगी कम। जब गलती से सबक लेंगे हम। बीजापुर में 22 जवानों की नक्सल हमले में हुई मौत फिर से वही सवाल खड़े कर गई कि आखिर नक्सली समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही। कब तक हमारे जवानों की शहादत होगी? क्या कभी लाल आतंक से बस्तर मुक्त हो पाएगा? 3 अप्रैल 2021 ये वो तारीख है जिसे इन शहीदों के परिजन कभी नहीं भूलेंगे। ये वही तारीख है जिसने एक माँ का बेटा छीन लिया, एक बहन से भाई को जुदा कर दिया, किसी का पति चला गया तो कोई अनाथ हो गया। ये सिस्कियाँ पहले भी कई बार देश सुन चुका है। पहले भी नक्सलियों के हमले होते रहे हैं। पहले भी नक्सलियों को सबक सिखाने का प्रण लिया जा चुका है। बीजापुर हमले के बाद एक बार फिर उसी प्रण को दोहराया गया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। नक्सलियों का आगे क्या अंजाम होगा इसका जवाब तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन बीजापुर हमले में जो चूक हुई, अगर वो पहले की घटना से सबक लेते हुए नहीं दोहराई जाती तो कई जानें बच सकती थी और नक्सल इतना नासूर भी नहीं बनता। बताया जाता है कि जवानों के पास जो यूएवी है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिससे दूर तक स्पष्ट तस्वीर नहीं आ पाती। ड्रोन कैमरा से नक्सलियों के मूवमेंट को पकड़ा जा सकता था। वारदात वाली जगह पर भी हेलीकॉप्टर 6 घंटे की देरी से पहुंचा। अगर वो पहले पहुंचता तो कुछ जानें और बचाई जा सकती थी। 500 नक्सलियों के मूवमेंट का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होना भी एक बड़ा फेल्योर माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि पतझड़ के मौसम में फिर वही नक्सली हमला दोहराया गया, जो पहले भी कई बार हो चुका है, क्योंकि इस मौसम में नक्सली दूर तक जवानों के मूवमेंट को देख सकते हैं। जो बेस्ट दे सकता है वो बेस्ट सपोर्ट हमारा
ग्राउंड फोर्स को दी जा रही है। इसमें किसी प्रकार की कोई कमजोरी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, हमेशा इसको बेहतर करने के लिए हमारे पास गुंजाइश रहते हैं। हर एक घटना के बाद जो भी हमको जो फीडबैक मिलते हैं, जो इनपुट्स मिलते हैं, उस हिसाब से ये सेवा को और बेहतर करने के लिए हमारी कोशिश की जाती है। अभी तर्रेम घटना की हम जैसे बात करें, तर्रेम में 4.5-5 घंटे लगातार मुठभेड़ हुई है। इस दौर में अगर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया होता, लगातार ये लोग इनको पूरी नक्सलियों की सिचुएशन फोर्स को मालूम हो गई थी। ऐसे में अगर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से भी अगर हमले किए गए होते तो मुझे लगता है कि फोर्स को इतनी ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं उठानी पड़ती। बस्तर में मौजूद चॉपर को सिर्फ टैक्सी और एम्बुलेंस के रूप में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन की बात करें तो आज बेहतर तकनीक वाले यूएवी मौजूद हैं, लेकिन जवानों को ये कब मिलेंगे, ये भी एक सवाल है। जब नक्सली हमारे शहीद जवानों के हथियार लूट कर ले जाते हैं तो क्या हम उसमें चिप लगाकर उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते? क्योंकि अमेरिकन आर्मी इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। अब चूंकि ये लगभग साफ हो चुका है कि नक्सलियों के गढ़ में सिर्फ बंदूक से ही लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया नहीं जा सकता, तो उसके अर्बन नेटवर्क पर भी प्रहार करना होगा और नक्सलियों पर तकनीक से भी वार करना होगा। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज़,